नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। दिल्ली में प्याज को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। कल शीला दीक्षित सरकार की ओर से शहर भर में स्टॉल लगाकर 50 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेचा गया, तो आज बीजेपी नेता स्टॉल लगाकर 35 और 40 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। साल 1998 में प्याज की वजह से ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार चली गई थी। इस साल भी दिल्ली सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में प्याज के आंसू कौन रोएगा, जनता या फिर सरकारें? 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए। जब बाजार में बोली लगती है तो भाव ऊपर उठते हैं, लेकिन दिल्ली में बोली लग रही है प्याज के भाव घटाने की। प्याज के भाव आसमान पर चढ़े तो शीला सरकार सड़क पर प्याज बेचने उतर गई। सरकारी स्टॉल पर प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा था, तो बीजेपी 40 रुपए के भाव से प्याज बेचने सड़क पर उतर गई। कहीं कहीं तो 35 के भाव से ही लोगों को प्याज मिल रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार 50 रुपए किलो प्याज बेच रही है, तो वहीं बीजेपी ने 35 रुपए किलो प्याज बेचकर एक नया राजनीतिक पैंतरा खेला है। 35 रुपए किलो प्याज खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारी पार्टी को इस बात का फायदा जाएगा। हमारी पार्टी के लोग मंडी से सीधा माल लाकर डायरेक्ट जनता को बेच रहे हैं, उसमें कोई हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे। दिल्ली सरकार अभी भी प्रॉफिट कमा रही है। आजादपुर मंडी के अंदर जाइए, 35 रुपए किलो का प्याज है। 70-80 रुपए से कम प्याज नहीं मिल रही है और पब्लिक बहुत परेशान है। बीजेपी ने इन्होंने बहुत अच्छा किया सुबह से, जो कि 35 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं। दिल्ली सरकार सस्ते प्याज के लिए 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1000 स्टॉल खोलने का दावा कर रही है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी के ऐसे स्टॉल पर जब एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत पहुँचे तो वहाँ प्याज तो था, लेकिन प्याज बेचने वाला ही गायब मिला। गाजीपुर मंडी में दिल्ली सरकार का जो सस्ती प्याज का स्टॉल है वो खुला है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। यहाँ पर प्याज मौजूद नहीं है, खाली डिब्बे पड़े हैं। पूछने पर बताया जा रहा है कि प्याज खत्म हो गई है, प्याज लेने गए हैं। दिन का 11 बज चुका है, लेकिन यहाँ पर प्याज नहीं बिक रही है। प्याज पर पॉलिटिक्स में नेता इस कदर पिल पड़े हैं कि कायदे कानून की भी परवाह नहीं रही। जिस पॉलिथीन पर दिल्ली में प्रतिबंध है, उसी में भर भर कर प्याज बेचा जा रहा है। लंबी लाइन में लगने के बाद लोगों को 1 किलो प्याज ही मिल पा रहा है। दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। भोपाल में प्याज 40 से 45 रुपए किलो बिक रहा है। जयपुर के बाजार में प्याज 65 रुपए किलो है, तो अहमदाबाद में 80 रुपए किलो बिक रहा है। वाराणसी में 75 रुपए, कानपुर में 50 रुपए, इलाहाबाद में 80 रुपए, अजमेर में 75 और पटना में 60 रुपए किलो बिक रहा है। भोपाल में बीजेपी के नेता भी प्याज की परेशानी को समझ रहे हैं, तभी तो 45 रुपए किलो बिक रहे प्याज को जब 20 रुपए किलो में देना शुरू किया, तो 1 क्विंटल प्याज बिकने में 15 मिनट का वक्त भी नहीं लगा। हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से यहाँ पे 20 रुपए किलो एक परिवार को, जिनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, 1 किलो प्याज। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में भी प्याज का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीति को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है। उन्होंने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया कि जिसमें महंगाई से लोग परेशान है, प्याज रुला रहा है। साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। प्याज के इतिहास को देखें तो दिल्ली में 15 साल पहले बीजेपी की सरकार चली गई थी और तब से आज तक वापस नहीं आई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी प्याज अभी लोगों को रुला रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में प्याज के आंसू कौन रोएगा, जनता या सरकारें? सवाल यही है कि प्याज के आंसू कौन रोएगा, जनता या फिर सरकारें? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, और साथ ही दिल्ली बीजेपी के महासचिव रमेश विधुड़ी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आगे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। मनीष सिसोदिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। प्याज के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, क्या इन बढ़े हुए दामों की छटपटाहट राजनीतिक पार्टियों में भी देखी जा रही है? अब दिल्ली का ही अगर हम उदाहरण लें, जहां से आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, शीला दीक्षित 50 रुपए किलो प्याज बेचती है, बीजेपी उसका तोड़ निकाल लेती है, 40 से 35 रुपए किलो प्याज बेच रही है, तो छटपटाहट राजनीतिक पार्टियों में भी दिख रही है।
देखिए, प्याज ने आम आदमी की जिंदगी में छटपटाहट ला दी है। प्याज आम आदमी की जिंदगी के भोजन का एक अहम हिस्सा है और उसकी इतनी सारी बड़ी कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी में छटपटाहट ला दी है। तो राजनीतिक दलों का स्वाभाविक है कि उनको छटपटाना चाहिए, इसीलिए वो राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी की जो परेशानी है उसको समझते हुए उन्हें राजनीति की बात करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग जहां सरकार में बैठा है वो वहां कीमत कम नहीं कर पा रहा। जो विपक्ष में है वो वहां कम कीमत पे प्याज देने का दावा कर रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार की मशीनरी क्या कर रही है और सरकार क्या असहाय है प्राइस कंट्रोल करने में, सरकार ब्लैक मार्केटिंग रोकने में असहाय हो गई है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन निकल के आ रहा है। और अगर ये है तो फिर सरकारें फेल हो चुकी हैं। आप कह रहे हैं कि ये जमाखोरी की जो समस्या है, जो मूल समस्या है इन दामों के बढ़ने के पीछे, उसको कोई क्यों नहीं एड्रेस कर रहा। हमारे साथ इस बीच राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी भी जुड़ गए हैं। पूनावाला जी, सवाल यह है कि प्याज आज आम जनता को रुला रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कल को यही प्याज सरकारों और नेताओं को भी रुलाएगा जब चुनाव होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक प्याज का जो सवाल है, स्पेसिफिकली प्याज का, तो उसके संपर्क में सरकार जो है, दिल्ली सरकार काफी ऐसे कदम उठा रही है जिससे प्राइसेस टेम्पररी इमीडिएटली जो प्राइसेस है वो नीचे आ जाए, जो प्राइसेस है कम हो जाए। तो दिल्ली सरकार से काफी कदम उठा रही है, 1000 स्टॉल्स खोल रही है, मदर डेयरी स्टॉल खोल रही है, मोबाइल स्टोर्स खोल रही है। लेकिन पूनावाला जी, वहां पे भी सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, हम 35 रुपए किलो प्याज दिल्ली में बेच रहे हैं, शीला दीक्षित सरकार 50 रुपए किलो क्यों बेच रही है? क्या सरकार वहां भी मुनाफा कमा रही है? ये बीजेपी की तरफ से आरोप है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। सबसे होलसेल प्राइसेस में इस वक्त होलसेल मार्केट में प्राइस जो है वो 45 या 48 रुपीज किलो है। तो उसके अलावा तो 50 रुपया जो है यही होलसेल मार्केट में प्राइस है, ये आज की प्राइस है। बीजेपी जो है कोई भी आरोप लगा सकती है। ये जो बीजेपी जो कदम उठा रही थी जब 98 में उनकी सरकार थी, तब उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाए, किसी के समझ की बात है। सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या किसी सरकार को प्याज बेचना ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? शायद केवल बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी ही ऐसा काम कर सकती है जो इनके लिए सोल्यूशन है। सोल्यूशन है आपकी सप्लाई चेन। आप सप्लाई चेन को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हो। सप्लाई चेन आपकी रेगुलेट कब होगी? जब आप मंडी में कंपटीशन लाओगे। इस प्राइस का इंक्रीज क्या है? अगर आप टेक्निकली पढ़ोगे तो जो प्रोडक्शन है प्याज का प्रोडक्शन केवल 5% घटा है, तब की सप्लाई में 20 से 40% की 20 से 40% सप्लाई घटे हुए। ये क्यों घटा हुआ है? ये इसलिए घटा हुआ है क्योंकि जो सप्लायर्स है इन्होंने कार्टेल बनाकर ये कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं। केवल एक मंडी में अक्रॉस इंडिया जो मंडी है वहां पर कार्टेलाइजेशन हो रहा है। आज प्याज में, कल कोई और खाद्य पदार्थ। ठीक है पूनावाला जी, आप समस्याएं गिना रहे हैं, लेकिन सवाल है इन समस्याओं को दूर करने का काम कौन करेगा? क्या राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? जो जमाखोरी है, जो होर्डर्स हैं, उन पर नकेल कसने की। सोल्यूशन है दो तरफा, इसका दो तरफा। ठीक है पूनावाला जी, मैं उस सोल्यूशन पर आऊंगी। एक है कि आप मंडी के अंदर रेट डलवाएं तो पता चल जाएगा। हाँ पूनावाला जी, सोल्यूशन पर मैं आऊंगी। ठीक है, उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन बाकी मेहमानों से उनकी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है कि समस्या कहाँ पैदा हो रही है। रमेश जी, आपकी पार्टी दिल्ली में 35 से 40 रुपए किलो प्याज बेच रही है, शीला दीक्षित सरकार पर हमला कर रही है और साथ ही कह रही है इसका फायदा हमें मिलेगा। ये किस तरह का फायदा है? वोटों के रूप में फायदे की तलाश? नहीं, एक तो ये महानुभाव, मैं इनका नाम नहीं समझ पाया, अभी जो कह रहे थे कि होलसेल मार्केट में 40 से 45 रुपए प्याज है। होलसेल मार्केट में आज भी 30 से 35 रुपए किलो प्याज है। तहसीन पूनावाला जी, से 30 रुपए प्याज खरीदने के बाद, 35 रुपए खरीदने के बाद मैं आज भारतीय जनता पार्टी आज जो स्टॉल लगाकर प्याज बेच रही है 30 से 35 रुपए, वो होलसेल मार्केट में इनको जितनी प्याज चाहिए हम इनको प्याज अवेलेबल करा देंगे। कांग्रेस की मानसिकता रही है आंकड़ों में उलझाकर। इनके प्रधानमंत्री महोदय भी 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कर रहे थे। इनके चिदम्बरम साहब भी कह रहे थे डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत निश्चित रूप से गिरेगी नहीं, बढ़ेगी आगे। तो ये आंकड़ों में उलझाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का कांग्रेस का एक पहले से ही फंडा रहा है जी। और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की करप्ट नीतियों के खिलाफ आज जो बाजार में जमाखोरी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेता खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, और जो खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होगा वो जमाखोरी कैसे रोक पाएगा? ठीक है, कैसे भ्रष्ट लोगों की? रमेश जी, आप जमाखोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है सर, ये बाकी राज्यों में भी हो रहा है और उसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां बीजेपी की सरकार है, वहां क्यों ऐसा हो रहा है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अरविंद मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये राजनीतिक दलों में छटपटाहट दिखाई तो दे रही है। अब हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से स्टॉल लगा करके फायदा बटोरने की कोशिश हो रही है प्याज पर।
देखिए, ये मैं कहूँगा नाटक ज़्यादा है और ये दोनों पार्टियां नाटक कर रही हैं। भोपाल में भी कर रही हैं, दिल्ली में भी कर रही हैं और जगह भी कर रही होंगी, क्योंकि कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम अभी तक नहीं उठा है। सबको मालूम है कि प्याज का प्रोडक्शन कुछ कम हुआ है, होर्डिंग हुई है, अभी तक सिम बोल रहे थे, सारा किस्सा सुना रहे थे, लेकिन कहीं रेड करने का फैसला नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट रोकने का फैसला नहीं हुआ है, कहीं सप्लाई चेन में अगर कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक करने का तरीका नहीं हुआ है। राज्य सरकार प्याज बेचने लगे और मुख्य विपक्षी दल प्याज बेचने लगे तो ये नाटक छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। एक तो सीजनल कमी होती है, लेकिन इस सीजन की कमी भी कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हर साल बरसात में सप्लाई चेन की दिक्कत होती है, कुछ डिमांड बढ़ती है, कुछ प्याज सड़ता है, तो उन चीज़ों को क्यों नहीं एड्रेस पहले किया गया। और दूसरा ये है कि अगर कहीं होर्डिंग हो रही है, जैसे कहानी आ रही है कि एक ही आदमी मुल्क के 20%, एक ही परिवार मुल्क के 20% प्याज का ट्रेड करता है, 1/5 प्याज की ट्रेडिंग सिर्फ एक आदमी के हाथ से होती है। तो अगर इतनी बड़ी होर्डिंग और इतने बड़े मोनोपोली होने लगी है तो उस आदमी से भी पूछा जाना चाहिए था कि तुम्हारे पास क्या स्टॉक है, तुमने कितना जमा किया है, कैसे भेज रहे हो। अरविंद मोहन जी, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि अगर किसी राज्य की रूलिंग पार्टी और विपक्षी पार्टी प्याज बेचने लग जाएं और ये प्याज को लेकर या चीजों को लेकर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं इसकी और कोई ना देखे, तो फिर जनता किससे उम्मीद करे। इस पर आगे चर्चा करेंगे, क्यों ये दाम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की समस्या समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि प्याज के आंसू कौन रोएगा। जनता रो रही है प्याज के आंसू, क्या कल सरकारों और नेताओं की बारी है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपने बताया कि क्या दिक्कतें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जमाखोरों पर नकेल कसने की बात है, अगर सप्लाई चेन की कमियों को दूर करने की बात है, तो वो काम कौन करेगा। क्या प्रदेश की सरकार, दिल्ली की अगर हम बात करें तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है वहां पर? वो सब छोड़ के तो सरकार प्याज वितरित कर रही है। मैडम, अब मैं 2-3 जवाब आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले जो सज्जन जी हमारे पहले बोले उनको मैं जवाब दे दूं कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है होर्डर्स के खिलाफ, और शीला जी ने शरद पवार साहब से मिलकर ये ऑलरेडी दरख्वास्त की है कि पार्शियल बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस को लागू किया जाए। सवाल आज प्याज का नहीं है, प्याज एक चीज है, कल कोई और मुद्दा, कल और कोई और खाद्य पदार्थ पर होर्डिंग हो सकती है। होर्डिंग को अगर आपको तोड़ना है तो आपको मंडी में कंपटीशन लाना होगा। इसके लिए आपको ठोस स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई थी, एफडीआई इन रिटेल। भाजपा से सवाल उठता है कि क्यों इस तरह की स्थिति को विरोध करते हैं। अगर एफडीआई इन रिटेल आती है, जिसके तहत टेक्नोलॉजी आती है, सप्लाई चेन आपकी इंप्रूव होती है, आपके किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है और प्राइसेस कम होता है क्योंकि कंपटीशन आता है, तो भाजपा उस तरह की नहीं। तहसीन पूनावाला जी, क्या सिर्फ एफडीआई इसका समाधान है? ये हैरान करने वाली बात है। एफडीआई एक पहलू हो सकता है, लेकिन अभी जो हालात है उसको क्या सिर्फ एफडीआई से समझ सकते हैं? नहीं, एक पहलू नहीं, इसके 2 पहलू है। सबसे पहला पहलू है टेम्पररी सोल्यूशन, क्या कर सकते हैं। टेम्पररी सोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। इमीडिएट सोल्यूशन है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आप कार्रवाई कर रहे हो, आपने पार्शियल एक्सपोर्ट बैन कर रहे हो। नहीं, तहसीन पूनावाला जी, 2004 से जब से प्याज को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से आपने हटाया है, तब से प्याज का यही हाल है। एक किसी पे एक्शन हुआ हो ये बता दीजिए, आप सिर्फ कहने से नहीं होता है। नहीं मैडम, 2 महीने से संकट है, एक किसी पे एक्शन हुआ हो इसका नाम बता दीजिए। साहब मैं इसका जवाब दे दूं फिर आप। हाँ जी, एक किसी पे एक्शन हुआ हो 2 महीने से, इसका जवाब आपको देता हूँ। एक आदमी पे एक्शन नहीं हुआ। नागपुर में रेड हो नासिक में रेड हो चुकी है, जो जमाखोरी थी उन पर नासिक पर रेड हो चुकी है। जिस परिवार की आप बात कर रहे हो, जिसका आप कंट्रोल कर रहे हैं, नासिक के थ्रू वो ऑपरेट कर रहे थे, उन पर रेड हो चुकी है। रेड कल की गई और आज का इफेक्ट आज मार्केट में दिख रहा है। आज प्राइसेस घटे हैं मार्केट में। मैं आज के होलसेल प्राइसेस की बात कर रहा हूं, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जो बात है, एक तो मीडियम टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस और आपको कंपटीशन इन्फ्यूज करना होगा। कंपटीशन केवल एफडीआई इन रिटेल और ओपनिंग अप मोर एवेन्यूज से होगा। इसे आपको होलिस्टिकली देखना होगा। तहसीन पूनावाला जी, एफडीआई पर हम आगे चर्चा करेंगे, वो ठीक है। नहीं, इस पर राजनीति नहीं होगी क्योंकि आम आदमी नहीं समझता कि ये सिर्फ एफडीआई की बात है, क्या है। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगी मनीष सिसोदिया जी। सवाल यहाँ पर ये उठता है मनीष सिसोदिया जी, जैसे कि तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, नहीं नासिक में तो रेट पड़ी है, नासिक में रेट पड़ी है तो होलसेल जो प्राइसेस हैं वो कम हुए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी को इससे क्या मिल रहा है। होलसेल में अगर दाम थोड़े कम हुए हैं, वो रिटेल तक आते आते तो बढ़ जाते हैं, फिर आम आदमी कहां जाए, उसको तो कोई राहत नहीं है।
मैडम अगर मैं थोड़ा सा मैडम एक चीज अगर मैं आपको बता दूं मैडम मैं एक चीज बता दूं इसलिए प्राइसेस 2-3 दिन में खाई जाएगी लेकिन दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में जिस तरह की तहसीन पूनावाला जी बाकियों को भी सुन लेते हैं। सर मैं आऊंगी आपके पास होंगी लेकिन जो इन्होंने जमाखोरी की बात की है नहीं मैं आपको सिर्फ एक आपको मैं बता रहा हूं सॉरी मैं दखल दिया सॉरी मनीष जी जी अपनी बात रखिए मनीष सिसोदिया जी। नासिक में जो इन्होंने एक्शन लिया नासिक में इन्होंने जो एक्शन लिया ये बता रहे हैं क्या एक वो परिवार जिम्मेदार है या देश के बड़े राजनीतिक परिवार जिम्मेदार हैं? पूरे के पूरे देश में प्याज का संकट गहरा रहा है, महंगी हो रही है और नासिक की जमाखोरी सबसे बड़ी मानी जा रही है। आप किसी भी मंडी में जाके व्यापारी से बात करिए, वो आपको आराम से बता देगा कौन कौन व्यापारी नासिक में है। पूरी की पूरी भारत सरकार मिलकर सिर्फ एक परिवार को पकड़ती है। बड़े राजनेता कहाँ गए? कौन राजनेता है उनके पीछे? क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना इतनी बड़ी जमाखोरी चल सकती है? क्या आप अपनी पार्टी के या अपनी सहयोगी पार्टियों के उन जमाखोरों जो उन नेताओं को जमाखोरी को बढ़ावा देते हैं उनके ऊपर हाथ डाल पाएंगे इस पूरे उपक्रम में? जब तक आप उनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे प्याज जैसी चीजें। मनीष सिसोदिया जी आपने एक अहम बात उठाई, आपने कहा क्या राजनीतिक संरक्षण के बगैर देश भर में प्याज को लेकर इतनी बड़े लेवल पर जमाखोरी हो सकती है? इस पर रमेश जी का भी मैं जवाब लूंगी। चर्चा जारी है हमारी कि प्याज के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, प्याज के आंसू कौन रोएगा? क्या इसका असर पड़ेगा सरकारों पर, नेताओं पर? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रमेश जी आपसे जानना चाहूंगी एक बात जो चर्चा में उठी और सामने आई, मनीष सिसोदिया ने कहा बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या इतने बड़े पैमाने पर जमाखोरी हो सकती है? क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं है, प्याज तो भोपाल में भी महंगा मिल रहा है। नेहा जी मैं पहले ये बताना चाहूंगा भोपाल में जो प्याज मिल रहा है वो 40-45 रुपए किलो मिल रहा है। दिल्ली में बीजेपी जो प्याज बेचती है होलसेल नहीं तो 45 रुपए भी भारी पड़ रहा है ना रमेश जी। आप लोग 20 रुपए में बेच रहे हैं उससे, वहां पर आप भी तो स्टॉल लगा रहे हैं वहां पर 20 रुपए के, तो आपको भी तो डर है, चुनाव तो वहां भी आ रहे हैं। बात चुनाव की नहीं है नेहा जी, बात है एडमिनिस्ट्रेशन की। बात है अगर किसी सरकार में सेंटर में जो शरद पवार जी बैठे हुए हैं या कांग्रेस की शासित सरकारें चल रही हैं, अभी उन्होंने कहा मुझसे पहले पूनावाला जी ने, मेरा परिचय तो उनसे है नहीं लेकिन वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे थे अभी 2 मिनट पहले। वो कह रहे नासिक में हमने रेड की, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? रेड की, किसको पकड़ा गया? किसके यहाँ रेड हुई? क्या उसको हिरासत में लिया गया नहीं लिया गया? नंबर 1। नंबर 2 अभी वो जिस प्रकार से आर्गुमेंट दे रहे थे, एक 30 सेकंड में मैं किस्सा सुनाता हूं आपको। एक बार जंगल में सारे जानवर इकट्ठे हो गए, कहने लगे हमारी संख्या तो ज्यादा है, शेर राजा क्यों हो? तो उनमें से बंदर को राजा चुन लिया गया। जब बंदर को राजा चुन लिया गया तो शेर आ गया। जब शेर आ गया तो उसने एक हिरण को पकड़ लिया। जब वो हिरण को मारने लगा तो बंदर कभी किस डाल से किस डाल पे जा रहा, कभी किस डाल से किस डाल पे, कभी किस डाल, ऊपर से खी किए जा रहा, नीचे शेर उसको खाए जा रहा था बार बार हिरण को। तो जब वो खा के शेर चला गया तो बाकी सब लोग बोले जानवर कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपको तो राजा बनाया था, हमारी रक्षा क्यों नहीं की? उसने कहा देखो भाई मेरी भागदौड़ में कोई कमी नहीं थी, मैंने भागदौड़ बहुत की, पर मैं क्या करूं जब शेर आके खाई गया। तो अगर ये बात बता रहे हैं पानी वाला जी, अपना उदाहरण पूनावाला जी, ये किया हमने, ये किया हमने, ये किया हमने, ये किया, इनके करने से जनता को राहत कहां मिली? और दूसरी बात, जब बरसात होती है, बरसात होने के बाद प्याज की शॉर्टेज होगी, उसकी सरकार ने क्या व्यवस्था की? बहुत अहम सवाल, कारण ही चीज डाउन गई है। तहसीन पूनावाला जी, ये बहुत वाजिब सवाल है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। बरसात का मौसम आए, त्योहारों का मौसम आए, ऐसा होता है, जमाखोरी होती है। प्याज के दाम दिसंबर 2010 में भी बढ़े थे, आप लोगों ने एक्सपोर्ट जो था वो रोका, इंपोर्ट आप लोगों ने बढ़ाया। ये किस तरह की पॉलिसी है सरकार की? पहले आप एक्सपोर्ट करते जाते हैं और फिर जब देश के लोगों को परेशानी होती है तो जो प्याज बाहर बेचा है वही फिर पाकिस्तान से, ईरान से मंगाकर अपने लोगों को देते हैं। गवर्नमेंट वो बताया ना, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया 2 महीने पहले। और मैंने किसी को टोका नहीं जी, मैंने किसी को टोका नहीं, तो कोई मुझे टोके ना तो अच्छा हो। सबसे पहली बात, हम इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट की बात करें। इंपोर्ट का सवाल अब तक आया ही नहीं है, तो पाकिस्तान या ईरान से प्याज मंगाने का सवाल ही नहीं उठा। दूसरी बात, इस साल अनप्रेसिडेंटेड रेन्स थे दिल्ली के अंदर और नॉर्थ इंडिया में, हम सब जानते हैं इस बात को, इसीलिए ट्रक मूवमेंट और थोड़ा वेहिकुलर मूवमेंट में दिक्कत आई थी। लेकिन जो अहम बात मैं कहना चाहता हूं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, उन पर जब हम
स्पष्ट तरीके से बात करते। आम आदमी की जो आम आदमी के से जो है मनीष जी, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बात की, हमने स्पष्ट तरीके से बात की, मनीष सिसोदिया साहब ने स्पष्ट तरीके से बात की, हमने स्पष्ट तरीके से बात की। आप भाजपा से कोई भी स्पष्ट सवाल पूछे, उनके पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय राजनीति की कहानी सुनाने लगते हैं, बंदर की कहानी, बीजेपी पर क्यों डाल रहे हैं? आप मानेंगे ना इस बात को? केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में जहां चुनाव होनी है आपकी सरकार है। मैडम, क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन 35 रुपया 40 रुपया प्याज बेचना, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो 50 रुपए प्याज बेचना भी नहीं है तहसील पूनावाला जी। जब तुम जनता को कुछ दोगे नहीं, गरीब लोग भूखे मरेंगे, चटनी से रोटी नहीं खा पाएंगे, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप किस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए, किस तरह से आप कंपटीशन लाए, किस तरह से आप किसानों को बेटर प्राइस दे, किस तरह से आप कंज्यूमर को बेटर प्राइस दे। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर चेंजेस, आपको रिफॉर्म्स लाने, ये रिफॉर्म किस तरह से आप एक्शन लेते हो। और जो आपने परिवार की बात की, जो आपने परिवार की बात की नासिक में, वो परिवार नासिक से नागपुर किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जांच आप खुद एबीपी टीवी कर दे तो बेहतर होगा। अरविंद मोहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं तकसीम, स्ट्रक्चरल चेंज बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। वायदा कारोबार आने के बाद से ऑलरेडी सारा स्ट्रक्चर बदल चुका है। जो धारा देश में 65% तक तेल बेचने लगा था कोऑपरेटिव और इससे जुटा के, वो धारा अब कहाँ गायब हो गया पता नहीं। अब सारा तेल का बिजनेस वापस उन्हीं तेल के व्यापारियों के, थोड़े से व्यापारियों के हाथ में आ गया। प्याज का बिजनेस, आलू का बिजनेस, चीनी का बिजनेस, सब फिर वापस उन्हीं हाथों में आ गया है जिनसे बड़ी मुश्किल से सरकार ने पहले छीना था। और हमारे जो मंत्री बैठे हुए हैं केंद्र में, कृषि मंत्री, वो जब भी बयान देते हैं उनके बयान से बाजार चढ़ता है। और सरकार बेहतर ये करे कि उनके बयान पे रोक लगा दे कि वो बोले नहीं, क्योंकि उनका बयान आम लोगों का आश्वासन कम होता है, होर्डिंग वालों के लिए एक इशारा होता है कि अब तुम माल खोलो और माल रोको, ये इशारा ज्यादा होता है। और प्याज के साथ भी बार बार ये, और शीला जी ने एक चिट्ठी लिख दी, उतने से कुछ भी नहीं हुआ है। उस चिट्ठी का न तो कोई असर हुआ है और न उस मंत्री के तरफ से कोई फर्क आया है। तो इसलिए ये कह लेना कि कहाँ एक रेड कर लिया और दूसरा छोड़ दिया, ये कुछ भी अभी तक तो नहीं दिखा है। और प्याज अपने ही मन से ऊपर हो रहा हो, नीचे हो रहा हो, और अब सीजन खत्म होने वाला है तो हो सकता है कि पुराना माल निकाला जाए, क्योंकि नया माल आने के बाद वो किसी मोल का नहीं रहेगा, तो उसी से कीमत कम होगी। सरकार के किए धरे से कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। मनीष सिसोदिया जी, ये इसमें फिर समाधान कहाँ है? अगर हर राज्य में हर सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, एक तरफ जमाखोरी हो रही है, दूसरी तरफ प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, और जिन राज्यों में चुनाव है वहीं पर स्टॉल लगाकर प्याज कम में बेचा जा रहा है, तो प्याज हो या कोई भी और खाने की चीज, उसके कीमत पर नियंत्रण रहे, ये कौन सुनिश्चित करेगा? यही मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ये संभव नहीं है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो कैसे? क्योंकि माफिया से लेके प्याज के जमाखोरी तक कहीं ना कहीं राजनेता इन्वॉल्व है। अरविंद मोहन जी ने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूं। शरद पवार जी से जाके जरा इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए कि नासिक में जो होर्डिंग पकड़ी गई है उसमें शरद पवार जी और उनके परिवार के लोगों के कितने हिस्सेदारी है। सीधा सीधा राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, जिस बात को पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग जानता है कि शरद पवार जी के संरक्षण में प्याज की जमाखोरी चलती है वहां पे नासिक में, उसको देश के इन्वेस्टिगेशन संस्थान, देश की एजेंसीज नहीं जान पा रही है, उसको पकड़ नहीं पा रही है। एक किसी को गिनी पिग बना के किसी परिवार को पकड़ लिया कि साहब 20% प्याज इसने जमाखोरी कर रखी थी, इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। अगले महीने किसी और चीज की जमाखोरी होने लगेगी, दालें महंगी हो जाएंगी, अगले साल फिर अगले मौके पे फिर प्याज महंगी हो जाएगी, नवरात्रे आने वाले हैं, फल महंगे हो जाएंगे। ये कौन महंगे करा रहा है इन चीजों को? कौन इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है? कोई एक परिवार या कोई एक ठेकेदार की हैसियत नहीं हो सकती। जब तक देश के बड़े राजनेता, इसमें मैं कहता हूं अक्रॉस द पार्टी लाइन, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सारे राज्यों में हो रहा है, तो इसका मतलब सारी पार्टियां की सरकारें इसमें शामिल हैं, सारे राज्य सरकारों में जो लोग बैठे हैं, जहां और केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनके लोग इसमें शामिल हैं। जब तक उनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा, हम किसी ऐरे गहरे को पकड़ के उसके बाद दिखा देंगे हमने नासिक में पकड़ लिया। अरविंद मोहन जी ठीक कह रहे हैं कि उसका तो पता भी नहीं चलता, नया प्याज के रेट से पता चलता। पूनावाला जी इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? मैं इसका जवाब दूंगा
जो जमाखोरी है और जो कार्टेलाइजेशन है, ये केवल एक नासिक की मंडी में, अक्रॉस हिंदुस्तान जितने भी मंडी वहां पर हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश में प्राइस राइज हुआ है। तो आप जानते हो कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। दिल्ली सरकार तो किसी मध्य प्रदेश में रेड कर नहीं सकती। इसका सोल्यूशन एक सरकार दूसरी सरकार पर रेड करे, ये तो नहीं है। इसका सोल्यूशन है आप कॉम्पिटिशन लाए, इसका सोल्यूशन है आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए, इसका सोल्यूशन है आप सप्लाई चेन को इंप्रूव करें, इसका सोल्यूशन है आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेनिफिट दे। ये कहां से होगा? ये तब होगा जब आप पॉलिसी लिबरलाइज करोगे, जब आप एफडीआई लाओगे, जब आप रिटेल में लिबरलाइजेशन लाओगे। सवाल है भाजपा क्यों इन पॉलिसी इनिशिएटिव्स को अपोज कर रहा है? दलालों से किस पार्टी को फायदा हो रहा है? दलालों से कौन सी पार्टी को फायदा हो रहा है? कौन सी पार्टी पार्लियामेंट में दलालों का साथ दे रही है? इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता दे चुकी है। 2004 में दे चुकी है, जब इंडिया शाइनिंग का ये बात तो आप भी मानेंगे सर कि आम आदमी जिसकी थाली से प्याज गायब हो रहा है, उसको अगर एफडीआई का मंत्र पढ़ाएंगे आप तो समझ नहीं आएगा। फायदा होता है एफडीआई का मंत्र आम आदमी को समझ नहीं आएगा जिसकी थाली से प्याज गायब हो रहा है। उसे सीधे शब्दों में जानने की कोशिश है कि रिटेल मार्केट में वो जाता है तो क्यों उसको ज्यादा पैसे में प्याज मिल रहा है। ठीक है, पॉलिसी चेंज आप आम जनता को कैसे समझाएंगे ये बात? सवाल ये है क्योंकि दांव पे लगा है चुनावों में कहीं ना कहीं सरकारों का भविष्य। चर्चा जारी है हमारी कि प्याज के आंसू कौन रोएगा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बार बार तहसीन पूनावाला जी सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर, और ये जो कुछ भी प्याज को लेकर के चल रहा है, कह रहे हैं कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर देखा जाए तो वो एफडीआई है, वो प्रतिस्पर्धा है, और उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। देखो, ये प्याज की बात को लेकर एफडीआई पर जा रहे हैं, ये पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। मैंने कहा वो कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ज्यादा लग रहे हैं और फैक्ट्स रखने में कम कामयाब हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से, पीछे रास्ते से ये भी इनकी मंशा जाहिर हो गई है कि प्याज के पर जमाखोरी करके ये देश में संदेश देना चाहते हैं। अभी सी वोटर एग्जिट पोल में जो आया कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है, ये मुझे लगता है इसीलिए इन्होंने जमाखोरी कराई है। नासिक में रेड की बात करते हैं, ये एफडीआई की बात करते हैं। एफडीआई पर बहस होनी चाहिए, कौन मना करता है? एफडीआई पर ये किसान को मारना चाहते हैं क्या? ये जमाखोरी ही करना चाहते हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसके विरोधी नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे जो खुदरा व्यापारी बैठा हुआ है देश के अंदर जी, कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी बात ये बार बार कह रहे हैं कि भोपाल में दिल्ली की सरकार रेड नहीं कर सकती। हाँ। अरे अपने मैडम पहले अपनी गिरबान में जाके दिल्ली की सरकार दिल्ली में रेड करे ना। हाँ। दिल्ली में 80 रुपए प्याज बिक रही है, दिल्ली में 80 रुपए प्याज बिक रही है। और भोपाल में मैंने फिर कहा, भोपाल में भी केंद्र सरकार ऊपर बैठी हुई है। जो खाद्य मंत्री हैं शरद पवार जी, वो इसका इलाज ढूंढे कि प्याज के बारे में क्या सोचा था। कोई ये तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में प्याज पैदा होती है, दिल्ली में उसमें, और जो जी आपकी प्रतिक्रिया प्याज बेच रही है 40 रुपए में, वहां तो रिटेल में प्याज बिक रही है 40 रुपए। मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी, दीजिए जवाब। आप इसलिए इनकी मंशा झलक गई है। ठीक है रमेश जी, आपने कह दी अपनी बात, आपने कह दी अपनी बात। एफडीआई को लादना चाहते हैं देश के अंदर। अब पूनावाला जी का जवाब ले लेते हैं। आप भाजपा से कोई भी सवाल पूछिए, घुमा फिराते, कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं करते। अब सवाल है भाजपा, अगर भोपाल में किस लिए कार्टेलाइजेशन हो रहा है, वहां की मंडी कौन चला रहा है, वहां पर तो कोई पुलिस की रेड नहीं हुई, वहां पर तो आपकी स्टेट पुलिस रेड कर सकती है, वहां पर तो आपकी स्टेट पुलिस रेड कर सकती है, वहां पर क्यों नहीं हुआ? सवाल कार्टेलाइजेशन का सवाल पूछ रहे हैं पलट के कि दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? फिर सवाल है स्ट्रक्चर, सवाल है एक सेकंड, मैं जवाब देता हूँ, मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूँ, मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूँ, मैं हर चीज का अगर जवाब देना चाहता हूं, अगर मुझे जवाब देने की इजाजत हो तो। सबसे पहली बात तो आपने भोपाल में किस लिए रेड नहीं कराया? क्योंकि भोपाल में 50 रुपए आपने रेड नहीं करवाया, ये आपका जवाब है। आप इस जवाब के साथ पब्लिक के सामने जाओगे तो देखिए, सवाल है कार्टेलाइजेशन का। मैं केवल एफडीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार लिबरलाइजेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहा हूं। मैं इस तरह की चेंजेस की बात कर रहा हूं जिससे किसानों को फायदा हो। अगर आपने थोड़ा सा एबीपी जैसे महत्वपूर्ण चैनल पे आने से पहला थोड़ा सा अगर आपने रिसर्च किया होता, आप जो एफडीआई की जो मल्टी ब्रांड रिटेल की जो पॉलिसी है, इससे किसान को कितना फायदा होता आप ये जान लेते, ना कि आप गलत बात करते टीवी पर। खैर, जो पार्टी भाजपा गलत बात कहेगी, जो पार्टी इंडिया शाइनिंग कहते तो गलत बात कहेगी,
चाहिए, मुझे उस राजनीति में नहीं जाना। अब दूसरा सवाल आपने उठाया दिल्ली का, कि दिल्ली में किस लिए, दिल्ली में क्या कर रहे हो आप? दिल्ली में कार्टलाइजेशन नहीं, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की बात ठीक कह रहे हैं। इस तरह का बरसात हुआ, इसलिए ट्रांसपोर्ट अटक गया था दिल्ली के अंदर, इसलिए ट्रांसपोर्ट, सर मैंने आपको कहीं पर नहीं टोका, आप मुझे बोलने दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, जो ट्रांसपोर्टेशन का दिल्ली में जो जिस तरह की बरसात हुई जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अटक गया, उस तरह का प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम जयपुर सॉल्व करने के लिए हमने सबने टेम्पररी ₹65 किलो प्याज मिल रही है सर, टेम्पररी सोल्यूशन, यही प्रॉब्लम अजमेर में भी है। आप पार्टी उन्होंने टेम्पररी सबने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। हाँ जी, क्या लॉजिक है आपका? दाद दूंगा आपकी लॉजिक को। नहीं तहसीन पूनावाला जी, देखिए ये जो चर्चा है इसमें कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि आम आदमी को ध्यान में रखकर जवाब दिए जाए। बरसात में कहाँ रोड जाम हो गई? देखिए नहीं, बरसात में कहाँ रेल की पटरी उड़ गई? ट्रांसपोर्टेशन की आप जो बहाना बना रहे हैं, अगर अब हम 35 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं, हमें नहीं थे। अगर आप कह रहे हो कि ट्रक के मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे पिछले एक हफ्ते में, अगर आप कह रहे हो बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स ट्रक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, ट्रक्स की सप्लाई चेन की कमी नहीं हुई है, तो शायद आप महत्वपूर्ण चैनल पर आते गलत बात कह रहे हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, भाजपा गलत बात कहने में मशहूर है। जो पार्टी कहती है कांग्रेस वर्सेस भाजपा, इसको नहीं बनाइए। इंडिया शाइनिंग भूल जाइए, अब इंडिया शाइनिंग तो बहुत पीछे चला गया। लेकिन मनीष सिसोदिया जी, जो एफडीआई लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उसे आम आदमी समझेगा आज की परिस्थितियों में? कुछ नहीं समझेगा। आम आदमी तो इतनी सी बात समझता है कि मैं जब बगल के बाजार में प्याज खरीदने जाता हूं तो मेरी जेब से कितने रुपए जाते हैं और पिछले हफ्ते कितने जाते थे और जनवरी में कितने जाते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये थोड़ा सा लालच छोड़ दें कि आने वाले चुनाव के लिए ब्लैक मनी जो चाहिए वो प्याज के जमाखोरों से ना लेने की मेहरबानी कर दें, कि आने वाले चुनाव को हम जो जमाखोरों से ब्लैक मनी मिलता है उससे नहीं लड़ेंगे। प्याज आज सस्ती हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और एक नियत की जरूरत है, जो शायद अरविंद मोहन जी, अगर जमाखोरी राजनीतिक संरक्षण से होती है तो फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति कहां से आएगी? निश्चित रूप से असली दिक्कत वही है। और मनीष कह रहे हैं कि चुनाव के लिए पैसा न लें जमाखोरों से। मैं कहूँगा कि सिर्फ चुनाव का पैसा नहीं रह गया है, अब नेताओं का वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है इस किस्म के जमाखोरी में और इस किस्म के धंधे में। और जब से वायदा का फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हुई है, कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू हुई है, तब से ये बिजनेस और बड़े पैमाने पे हुआ है। और इसीलिए जब भी बयान आते हैं तो वो बयान किसी को धमकाने के लिए, डराने के लिए नहीं कि अब सरकार रेड कर देगी, माल जमा मत करो। वो उनको और ये इशारा होता है कि कब माल जमा करना है, कब निकालना है और कब एक्सपोर्ट होगा, कब रोका जाएगा। ये भी लोगों की जरूरत के हिसाब से कम, ये ट्रेडर्स के हिसाब की जरूरत से ज्यादा हो रहा है कि किसका माल कहाँ पड़ा हुआ है, कब निकल जाएगा, तब इंपोर्ट होगा, कब एक्सपोर्ट होगा। बिल्कुल। और फ्यूचर ट्रेडिंग, जमाखोरी, ऐसी चीजों के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो गायब दिखती है।